नमस्कार, कैसे हो बच्चों? कैसी पढ़ाई चल रही है? एग्जाम्स पास आने वाले हैं तो बिल्कुल मन लगा के लग जाओ। तो आज हम लेके आए हैं अपने चैप्टर गति के नियम का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि गति क्यों होती है, उसका कारण क्या होता है और मूल बल क्या क्या होते हैं। और उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी सीखी थी, जो बल लगते हैं वो कैसे कैसे लगते हैं, उनकी कैसे कौन सी दिशा होती है और कैसे हम उन्हें अप्लाई करते हैं। और साथ ही साथ हमने सीखे थे FBD डायग्राम, बल निर्देश आरेख हम कैसे खींचते हैं, और वो बहुत जरूरी है। आज हमें वो बहुत हेल्प करेगा जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला न्यूटन की गति का नियम। तो ये नियम क्या कहता है? यहाँ पे अगर डेफिनेशन देखो तो डेफिनेशन बोलती है, यदि किसी वस्तु पर लगा कुल परिणामी बल शून्य हो तब और केवल तब ही उस वस्तु का त्वरण शून्य होगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ये तो हमारी बुक में है ही नहीं। रियल नियम ये ही है। इसी नियम से आप समझोगे कि जब आप न्यूमेरिकल्स करते हो तो आप कैसे कहते हो कि न्यूटन के गति के पहले नियम से। ठीक है, तो ये बल बेसिकली क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु पर लगा कुल परिणामी बल शून्य हो, अर्थात इन्होंने ये कहा F नेट, अगर F नेट क्या हो सकता है? कितने भी बल जो उस पर लगे हुए हैं सब शून्य हो, और इनका जो ये योग जो हम कर रहे हैं ये सदिश योग है। सदिश योग मीन्स हम दिशा के साथ लेंगे, तब वस्तु का त्वरण शून्य होगा। मीन्स A बराबर 0 होगा, त्वरण भी शून्य होगा। इसे हम कहते हैं, जब हमारा त्वरण शून्य होता है, साम्यावस्था। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? इक्विलिब्रियम। अब समझते हैं कि इन सब का मतलब है क्या। पहली बात तो हमने ये कही कि जब वस्तु पर लगा बल शून्य होता है, परिणामी बल हमारा शून्य होता है। इसमें कुछ लोग कहते हैं, आपकी जो बुक में लिखा है उसमें ये लिखा है कि अगर वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी, अगर वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि जब उस पर कोई बल ना लग रहा हो तो विराम की विराम में रहेगी और गति की गति में रहेगी। पर अब अगर आप पहला लेक्चर पढ़ चुके हो तो आपको पता है कि गुरुत्वीय बल एक ऐसा बल है कि जो लगता ही लगता है। ठीक है, तो अगर कोई ये कहता है किसी वस्तु पर लगने वाला बल शून्य है, तो ये स्टेटमेंट आपका पूरी तरह से गलत है। अब आप 11th में हो, अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा सा रेज करो। तो किसी वस्तु पर लगने वाला बल कभी 0 नहीं होता, उस पर कोई ना कोई बल जरूर लग रहा होगा। हाँ, उसका परिणामी बल शून्य हो सकता है। समझते हैं कैसे? मान लो कि हमारे पास एक ये टेबल है, टेबल पे ये एक बुक रखी है। ठीक है, तो इस बुक पे क्या क्या बल लग रहे हैं? ये बुक विराम में है और हमेशा विराम में ही रहेगी। इसका मतलब ये तो नहीं कि इस पे कोई बल नहीं लग रहा। इसका जो परिणामी बल है F नेट है वो 0 है। कैसे? देखो, एक तो इस पे नीचे की ओर क्या लगेगा? इसका भार mg। दूसरा, मेज की सतह की वजह से बुक पे क्या लगेगा? प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया को हम दिखाने जा रहे हैं N से या R से, जो आपका मानो हो, जो आपकी बुक में दिया हो, जो आपको फीजिबल लगता हो वो लगा दो। तो N या R। तो अब क्या हो रहा है? ये बल नीचे की ओर माइनस ये बल ऊपर की ओर। ठीक है, तो दोनों बल एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर रहे हैं, तो इस पे लगा हुआ परिणामी बल शून्य है। इसलिए ये वस्तु गति की इसलिए ये किताब हमारी विराम की विराम में बनी हुई है, जब तक कि हम इस पे कोई बाह्य बल ना लगाएं। अब बात आती है कि अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहेगी। अब देखो यहां से समझो, यहां हम क्या बोल रहे हैं? त्वरण बराबर 0 है। यदि F नेट 0 है तो उसका त्वरण भी 0 होगा। त्वरण 0 होने का मीनिंग क्या होता है? त्वरण हमारा क्या होता है? त्वरण हमारा होता है वेग परिवर्तन की दर v2 माइनस v1। तो हमने क्या कहा? त्वरण शून्य है। त्वरण शून्य है, इसका मतलब वेग परिवर्तन की दर शून्य है, उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इस केस में हमारा वेग क्या है? वेग है 0, विराम पर है वस्तु। अब हमने क्या कहा? वेग परिवर्तन की दर शून्य है, मतलब जो वेग 0 है वो 0 का 0 ही रहेगा, तो वस्तु विराम पे ही बनी रहेगी। दूसरा एग्जांपल हम ले लें कि वस्तु हमारी गति में है। मान लो कि ये एक कार है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, और ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही जा रही है।
तो इसके वेग परिवर्तन की दर क्या हुई, कैसे निकालते हैं? अगर हमारी कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जा रही है, एक समान वेग है, तो हमेशा उसका वेग वही रहेगा समय t पे भी और t2 समय पे भी, मीनिंग अभी भी वही है और अब के 1 घंटे बाद भी वेग वही रहेगा। तो वेग परिवर्तन की दर यहां भी क्या हो गई, v2 माइनस v1 शून्य। तो गति की वस्तु गति में ही बनी रहेगी, बशर्ते कि वो एक समान गति से कर रही हो और एक ही दिशा में चल रही हो, क्योंकि वेग हमारा क्या होता है, ये एक सदिश राशि है। तो अगर उसने दिशा बदल ली तो आपका प्लस माइनस का साइन बदल जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो, वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है और एक ही दिशा में गति कर रही है, तब हमारा न्यूटन का फर्स्ट नियम लागू होता है। तो परिणामी बल शून्य होने का मतलब क्या है कि उस पे जितने भी बल लग रहे हैं उनका सदिश योग शून्य होगा। त्वरण शून्य होने का मतलब हमने आपको समझा दिया, v बराबर 0 है तो विराम में है, v कोई एक समान वेग है तो भी वेग परिवर्तन की दर त्वरण उसका शून्य ही रहेगा। तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं, यहाँ से हम समझ सकते हैं यदि किसी वस्तु का परिणामी बल शून्य हो तो वो वस्तु विराम की विराम में ही बनी रहेगी और गति की गति में ही बनी रहेगी। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि मैम ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा जो कार है, जो इस पे लगने वाले बल हैं वो कैसे संतुलित हुए? तो देखो चलो, ये कार है, कार का द्रव्यमान नीचे की ओर लग रहा होगा mg, इक्वल इस पे लग रहा होगा प्रतिक्रिया, तो इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ठीक है। कार का जो इंजन है वो इसे बल दे रहा है जिससे कि वो इधर की तरफ को जा रही है, करेक्ट, F बल से। घर्षण बल ऐसे पीछे की ओर लग रहा है, तो ये दोनों बल भी एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। तो इस केस में भी क्या हुआ, आपका परिणामी बल शून्य हुआ। तो परिणामी बल शून्य होने पर वस्तु विराम की विराम में बनी रहेगी और गति की गति में बनी रहेगी। तो हमने कहा कि वस्तु अगर विराम में है तो विराम में ही रहेगी, या वस्तु गतिमान स्थिति में है तो गतिमान स्थिति में ही रहेगी, जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल ना लगा दें। तो इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु की जो ये प्रवृत्ति है कि उसके विराम को विराम में बने रहने की और गतिमान को गतिमान में बने रहने की अवस्था को हम क्या कहते हैं, जड़त्व। तो वस्तु की इस प्रवृत्ति को कि स्वतः वो अपनी विराम या गतिमान अवस्था को नहीं बदलती, हम कहते हैं जड़त्व। जड़त्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनर्शिया, INERTIA, इनर्शिया। क्योंकि इस नियम से हमें जड़त्व का भी पता चलता है, तो हम इसे न्यूटन का जड़त्व का नियम भी कहते हैं या गति का जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी हम इसे कहते हैं। अब जो ये जड़त्व होता है ये निर्भर किस बात पे करता है? तो सपोज एक एग्जांपल ले लो कि आपके पास एक बॉक्स है 10 kg का, दूसरा बॉक्स है आपके पास 100 kg का। तो अब ये दोनों विराम में है, कौन से बॉक्स को मूव करने में आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा? कॉमन सेंस, ये 100 kg का है, बड़ा है तो हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, ये हमारा जल्दी मूव हो जाएगा। तो किसी वस्तु का या किसी पिंड का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, हमेशा ध्यान रखो। पिंड का जड़त्व द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, पिंड के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। अब जो ये जड़त्व होता है, ये जड़त्व भी हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला गति का जड़त्व, दूसरा विराम का जड़त्व। जड़त्व, गति के जड़त्व को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। इसे क्या कहेंगे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कुछ बुक्स में आपका 2 दिए हुए हैं, कुछ बुक्स में आपके 3 भी दिए हैं। तीसरा होता है हमारा दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व मीन्स इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो अब नाम से ही पता चल रहा है कि गति का जड़त्व क्या होता है, मीनिंग अगर वस्तु गतिमान है तो वो गति में ही रहेगी, वो अपने आप की गति की स्थिति को बदलना नहीं चाहती।
विराम का जड़त्व, अगर वो विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी और अपनी अवस्था को नहीं बदलेगी। दिशा का जड़त्व क्या होता है? उसमें क्या होता है कि जैसे वस्तु ये है, वो इस दिशा में जा रही है तो वो इसी दिशा में जाना चाहेगी, वो इस दिशा में जाना नहीं चाहेगी, वो अपनी दिशा का परिवर्तन नहीं करेगी। तो चलिए अब इसे समझते हैं हम अपने एग्जाम्पल से। और न्यूटन के फर्स्ट नियम के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे आपके डेली लाइफ से जुड़े होते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा कि जब कोई चलती हुई कार या बस या ट्रेन या मेट्रो, कुछ भी कह लो, जब भी कोई चलता हुआ व्हीकल रुक जाता है, एकदम से चलता हुआ मीनिंग वो चल रहा है, तो एग्जांपल हुआ हमारे गति के जड़त्व का। तो जब भी सपोज हमने कहा एक बस है हमारे पास, जब भी चलती हुई बस एकदम से रुकेगी तो उसमें क्या होता है कि सारे यात्री आगे की तरफ को गिर पड़ते हैं, जैसे आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा है यहाँ। तो क्यों गिर पड़ते हैं वो? उसमें होता क्या है एक्चुअली ये है, ये लगा लो, ये आपकी बस है, ये आपका यात्री है, ठीक है। यात्री के पैर टच हो रहे हैं बस से, ऊपर की बॉडी नहीं। बस चल रही है तो पूरी बॉडी भी बस के साथ गतिमान है। अब क्या हुआ, चलते चलते बस रुक गई पर बॉडी जो थी वो अभी भी गति में थी और वो अभी आगे जाके ऐसे गिर पड़ेगी। तो ये एग्जांपल आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे हीरो लड़के होते हैं ना, मोबाइल देखते रहते हैं, बस में बस ऐसे खड़े होते हैं सीधे, और क्या होता है चलती चलती बस में फिर वो एकदम से ऐसे आगे गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? इसी वजह से, क्योंकि पैर तो बस के साथ रुक गए एकदम से, पर जो ऊपर की बॉडी थी वो नहीं रुकी, जिसकी वजह से कि सब यात्री आपके आगे की तरफ को गिरते हैं। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है वो होगा विराम के जड़त्व का। बस रुकी हुई है और एकदम से बस चल पड़े तो क्या होता है, आप पीछे की तरफ गिरते हो। अब ऐसा क्यों? अब फिर से वही बात हुआ कि भाई जो ये बस थी आपकी, यहां पे जो बंदा बैठा था, पैर ज्यादा लंबे हो गए बंदे के, तो क्या हुआ, बस रुकी हुई है, आपकी बॉडी भी रेस्ट पे है, विराम अवस्था पे है बस के साथ। अब एकदम से बस चल पड़ी, बस चल पड़ी तो आपके पैर तो चल पड़े, पर जो आपकी बॉडी थी वो अभी भी विराम में ही थी। तो चलने के साथ पैर तो यहाँ पहुंच गए, बॉडी आपकी यहीं रह गई। मीनिंग क्या हुआ कि ये बॉडी तो यहीं रह गई और पैर आपके यहाँ पहुंच गए। तो आपको क्या फील होता है कि ऐसे आप पीछे की तरफ को गिरते हुए फील होता है, आपको एकदम पीछे की तरफ को झटका लगे। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल ये होता है, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि जब वो चलती हुई बस से उतर जाते हैं तो क्या करते हैं, वो थोड़ी देर बस के साथ भागते रहते हैं। और कुछ लोग होता है कि चलती हुई बस से जैसे ही वो उतर जाते हैं वो एकदम गिर पड़ते हैं। उसका रीजन क्या है? अब तो उसमें क्या हुआ कि ये आपकी बस ऐसे चल रही है, तो हमेशा एक रूल ध्यान रखो, हमेशा आगे की तरफ मुंह करके रुको, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आपकी बस चल रही है उसी डायरेक्शन की तरफ आप अपना चेहरा करके बस से कूदिए। पहली बात तो कूदना नहीं है, ठीक है। ये लोग वो काम करते हैं, सॉरी, ये काम वो लोग करते हैं जो टिकट लेके कभी नहीं चलते। इस स्टॉप पे कूद गए, उस स्टॉप पे कूद गए। हमारे टाइम पे हमने बहुत देखा, स्पेशली ट्रेन में होता था ये, जब भी स्टेशन आता था तभी वो थोड़ी देर पहले कूद गए, जब ट्रेन चली तो कूद के चढ़ गए। तो हमारा जो एरिया था, हमारे मेरठ से लेके दिल्ली तक लोग बाग ऐसे ही भाग के जाते थे बिना टिकट के, जो मोस्ट ऑफ डेली पैसेंजर होते थे। तो पहली बात तो ये काम कभी करना नहीं है, पर अगर इमरजेंसी में करना पड़ जाए तो हमेशा जिस डायरेक्शन में आपका व्हीकल है उसी डायरेक्शन में अपना चेहरा रख के तब आप कूदिए। अब क्या होता है कि ट्रेन ऐसे जा रही थी, आप उस पर ऐसे लटके हुए थे, जैसे ट्रेन जा रही है आप कूदे तो आप जमीन पे रुक गए, तो आपके पैर तो रुक गए एकदम से, आते ही पैर विराम में आ गए, पर बॉडी अभी भी मोशन में है। तो क्या हुआ, कूदते के साथ ही आप फिर ऐसे आगे की तरफ को गिर पड़ोगे। इसलिए क्या होता है, जैसे ही आप कूदे आप गाड़ी की डायरेक्शन में ही भागो, क्योंकि आपकी जो बॉडी है ऊपर की वो अभी भी
आपकी मोशन में ही है, गति में ही है। अगर एकदम से रुक जाओगे तो आगे की तरफ को या तो गिर जाओगे या आगे की तरफ बहुत ज्यादा झुक जाओगे। अब कुछ महान होंगे कि ट्रेन ऐसे जा रही है और इधर को मुंह करके रुकेंगे, ठीक है, ट्रेन इस डायरेक्शन में, आप इधर को मुंह करके ऐसे कूदोगे तो उसमें क्या होगा, ट्रेन ऐसे जा रही थी, आपकी बॉडी इस दिशा में है, आप सर के बल धड़ाम गिरोगे। सीधे देखो, ट्रेन ये जा रही है, आप ऐसे जा रहे थे ट्रेन के साथ, अब आप ज्यादा होशियार हो गए, आप ऐसे हो गए, नीचे कूद गए। नीचे कूदते क्या हुआ, पैर तो रेस्ट में आ गए, बॉडी अभी भी इधर ही जा रही थी, आप धड़ाम सर के बल नीचे गिरोगे और उस डायरेक्शन में कोई आपको रोक नहीं सकता कि आप भागो या ना भागो, ठीक है, आप गिरोगे ही गिरोगे। तो हमेशा ट्रेन की डायरेक्शन में आप अपना चेहरा बना के तब कूदिए, वो भी जब इमरजेंसी हो। अदरवाइज बाय अ टिकट एंड सिट कंफर्टेबली, एंजॉय योर जर्नी। ओके, अब ऐसे एक और एग्जांपल आ जाता है, आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं कि टेबल है, टेबल के ऊपर कपड़ा बिछा हुआ है, सारे ग्लास के उस पे यूटेंसिल्स रखे हुए हैं, तो टेबल के उस कपड़े को झटका मार के आप जैसे खींचते हो तो सबके सब चीजें वही रहती हैं, कुछ भी गिरता नहीं है। रीजन क्या है उसका, तो उसका रीजन देखो क्या है, सब पहले विराम में था, ठीक है, आपका जो कपड़ा था आपने उसे विराम से गति में कर दिया, तो क्या हुआ, एकदम से झटके से आपने खींचा तो जो कप यहां था, देखो ये अगर मैं कप मान लूं और ये कपड़ा मान लूं, मैंने ऐसे खींच दिया एकदम से, तो ये विराम में ही था और विराम का विराम में ही नीचे आ गया। पर अगर मैं इस कपड़े को धीरे धीरे खींचूं तो ये भी साथ में उसके साथ गति में आ जाएगा और नीचे गिर पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम एक और ले सकते हैं, आपने सर्दियों में देखा होगा, जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं उससे पहले मम्मियां क्या करती हैं, सारे ब्लैंकेट्स को, रजाइयों को धूप में सुखा देंगी, और अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आप बात मानोगे, आप डंडा लेके उन्हें पीटना शुरू कर दोगे। तो पीटने से क्या होता है कि उसके जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो सब निकल जाते हैं, ठीक है ना। अब वो कैसे निकल जाते हैं, अब इसमें ये देखो, ये आपका ब्लैंकेट है, ठीक है, ये आपका कंबल है जो तार पे सूखा हुआ है, किसी स्थिति में विराम में है, आपने एकदम से डंडा मारा जोर से, कंबल गति में आ गया, ठीक है, पर कंबल में जो धूल के कण थे वो विराम में रह गए। तो ये था कंबल, ठीक है, आपने कंबल को डंडा मारा, कंबल पीछे गया, पर जो धूल के कण थे वो अभी भी यहीं रह गए। तो धूल आपकी ऐसे कंबल से निकलती है। और एक और एग्जांपल है, बहुत बच्चे करते हैं ना कि ग्लास के ऊपर एक छोटा सा गत्ता रख दो, उसके ऊपर एक कॉइन रख दो, एकदम से उसे मारो, आप फ्लिक करो, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में बताना। तो आपने जैसे ही फ्लिक करा तो वो जो कार्डबोर्ड का आपका हिस्सा था वो तो बाहर जाके गिर पड़ेगा और कॉइन एकदम से नीचे गिर जाएगा। क्या हुआ, ये हुआ यहाँ पे, ये देखो, ये ऐसे था ना, ये हमारा कार्डबोर्ड था और इसके ऊपर ये कॉइन था। अब जैसे ही आपने इसे फ्लिक करा तो ये तो गति में आके आगे चला गया, कॉइन हमारा विराम में ही बना रहेगा, गति की वजह से ये गया, कॉइन विराम में ही था तो नीचे एकदम से गिर पड़ा। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जो आपके डेली लाइफ में होते ही रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब बाइक चलाते हैं लड़के बहुत तेज और एकदम से ब्रेक मार देंगे आगे वाले, तो क्या होगा, बाइक ऐसे ऊपर उड़ जाती है। क्यों उड़ जाती है, जो आगे का पहिया था वो तो रुक गया एकदम से, पीछे का पहिया अभी भी गति में ही है, वो अभी भी आगे जाने की कोशिश कर रहा है, तो बाइक आपकी ऐसे ऊपर उड़ जाती है। तो हमेशा कहते हैं कि आपको दोनों ब्रेक्स एक साथ मारने चाहिए अगर आपको एक्सट्रीमली एकदम से रुकने की जरूरत पड़े तो, अदरवाइज फर्स्ट स्लो डाउन एंड देन पुट योर ब्रेक्स। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके गति के नियम के। तो अब हमारी दूसरी चीज आती है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जब हमने आपेक्षिक वेग पढ़ाया था उसमें हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि यदि कोई वस्तु गति में है या विराम में है, ये डिपेंड करता है कि आप उसे कहां से देख रहे हो, कौन से निर्देश तंत्र से आप उसे देख रहे हो। अब अगर आप ये एग्जाम्पल दोबारा से ले लो कि ये हमारी कार चल रही है, ठीक, ये कार है, इस कार में ये ड्राइवर बैठा है, ठीक है। तो अब अगर आप यहां से खड़े होकर देख रहे हो तो आपको क्या लगेगा कि ये कार के साथ चल रहा है। तो इस निर्देश तंत्र से अगर आप सड़क से, धरती के निर्देश तंत्र से अगर आप देख रहे हैं तो ये आपको चलता हुआ दिखाई देगा। पर अगर आप भी कार में बैठ जाओ तो क्या ये आपको चलता हुआ दिखाई देगा? नहीं, ये आपको विराम पे दिखाई देगा। करेक्ट।
तो डिपेंड करता है कि कोई वस्तु गति में है या विराम में है, निर्भर करता है किस निर्देश तंत्र से आप उसे देख रहे हैं। तो ये तो हुआ निर्देश तंत्र। अब ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है और इसका यहाँ क्या महत्व है, यहाँ हम इसे क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। तो इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि हमारा ये कांच का एक बक्सा है, ठीक है। इस बक्से पे यहाँ हमारी एक मधुमक्खी बैठी हुई है, करेक्ट। अब ये बक्सा नीचे की ओर गिर रहा है, करेक्ट। साथ में ये पत्थर भी, जब ये बक्सा नीचे की तरफ गिर रहा है तभी ये पत्थर भी नीचे की तरफ गिर रहा है, और जिस वेग v से ये बक्सा नीचे की ओर गिर रहा है उसी वेग v से ये भी नीचे की ओर गिर रहा है। तो अब इसमें क्या होगा, दोनों समान वेग से नीचे की ओर जा रहे हैं। तो जो ये हमारी मक्खी है ये आपसे ज्यादा होशियार है, इसे फिजिक्स पता है, ठीक है। तो अब ये क्या देख रही है कि इसे पत्थर कैसा लगेगा, दोनों एक साथ नीचे जा रहे हैं, तो इसे पत्थर कैसा लगेगा, विराम पे, करेक्ट। मक्खी को पत्थर लगेगा विराम पे। अब इसमें देखो कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहा, मक्खी को लग रहा है कि पत्थर विराम पे है। पत्थर के विराम पे होने का मतलब क्या है कि उसका त्वरण शून्य हो गया, वेग परिवर्तन की दर शून्य हो गई। अब यहाँ बल कौन से लग रहे हैं, दोनों पे कौन से बल लग रहे हैं, नीचे की ओर गुरुत्वीय बल लग रहा है, पर इस पत्थर पे परिणामी बल जो है F नेट, क्या वो 0 है, नहीं, उस पे परिणामी बल लग रहा है नीचे की तरफ को। और हमारा न्यूटन का नियम क्या कहता है कि F नेट अगर 0 हो तो त्वरण भी 0 होगा। तो अब मक्खी भी नीचे गिर रही है और पत्थर भी नीचे गिर रहा है, मक्खी को पत्थर विराम अवस्था पे लग रहा है पर उसका परिणामी बल शून्य नहीं है। इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है यहाँ कि जो न्यूटन की गति का नियम है वो हर निर्देश तंत्र के लिए सत्य नहीं है। न्यूटन की गति का नियम केवल और केवल जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए ही सत्य है। ये निर्देश तंत्र हमारा जड़त्वीय नहीं है, ठीक है। और या आप ये कह सकते हो कि वो निर्देश तंत्र जो गति न्यूटन की गति के नियम को फॉलो करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो अब भाई ये कि ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र हम कौन सा लेंगे, तो हम ये अपनी जनरल जो भी हम प्रॉब्लम्स करते हैं उसमें हमारा हमेशा जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है वो क्या होगा, अर्थ, धरती, करेक्ट। तो न्यूटन की गति का नियम याद रखो केवल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ही सत्य है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए सत्य नहीं है। तो न्यूटन की गति के फर्स्ट लॉ का हमारी 3 बातें समझ पहले आती है। एक, परिणामी बल शून्य है तो उसका त्वरण भी शून्य होगा। त्वरण शून्य होने का मीनिंग क्या है, विराम है तो विराम में रहेगी, गतिमान है तो एक समान वेग से गतिमान है तो एक समान वेग से गतिमान रहेगी समान दिशा में, ठीक है, क्योंकि त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। तीसरा, ये नियम केवल किसमें, जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए सत्य है, तंत्र के लिए सत्य है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे ये सत्य नहीं हो पाया। परिणामी त्वरण त्वरण तो शून्य हो गया पर उस पे परिणामी बल तो शून्य नहीं था, करेक्ट। तो अब हम देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि जो हमारे बल लगेंगे तो उनकी दिशाएं क्या होंगी। तो सबसे पहले हमारा आता है गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल हम किससे प्रदर्शित करते हैं, mg, भार। गुरुत्वीय बल का परिमाण भार होता है, वो हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ को लगेगा। दूसरा हमारा क्या होता है, जब हमारी दो सतह आपस में जुड़ी हो तो यहाँ क्या कार्य करता है, प्रतिक्रिया बल। तो प्रतिक्रिया बल हमेशा लंबवत दिशा में लगते हैं ऊपर की ओर, करेक्ट। तीसरी चीज होती है कि अगर वस्तु किसी सतह पर है तो उस पर लगेगा घर्षण बल। चौथी आती है हमारे तनाव। तनाव मीन्स रस्सी से अगर कुछ जुड़ा हो, मान लो ये है, ये एक पिंड है जिसका भार m है, तो इसके नीचे कौन सा लगेगा, mg, और यहाँ कौन सा लगेगा, तनाव। इस सतह पे कौन सा लगेगा, तनाव। तनाव का मतलब जहां भी आपका एक पॉइंट जहां से दोनों वस्तुएं रस्सी और पिंड जुड़े हुए हैं उस पॉइंट पे आप कमर लगाओ और मुक्का मारो। तो यहाँ कैसे, यहाँ आपने कमर लगा ली, लेट गए और मुक्का मारा ऊपर, तनाव इस डायरेक्शन में। यहाँ पे कैसे, यहाँ लेट जाओ भाई,
मुक्का दे मारो, ठीक है, अपनी कमर के सामने सीधा मुक्का, तो नीचे की तरफ को आपका तनाव लग जाएगा। नेक्स्ट था हमारा कि एफबीडी कैसे बनाते हैं, बल निर्देश आरेख। तो बल निर्देश आरेख बनाने के लिए हमेशा हमें क्या लेना है, हर वस्तु को बिंदु वस्तु लेना है और केवल वो बल दिखाएंगे जो कि वस्तु पर लग रहे हैं। वस्तु के द्वारा लगाए गए बल नहीं, केवल वस्तु पर लगने वाले बलों को हम दिखाएंगे। तो अगर हमें इसका एफबीडी बनाना है तो हम क्या, ये हमारे पिंड है, इसे हमने बिंदु से दिखा दिया, कौन सा बल लग रहा है, नीचे की तरफ को mg, और जो बल जिस दिशा में लग रहा है उसे हमेशा उस ही दिशा में हम दिखाएंगे। तनाव लग रहा है ऊपर की तरफ को, ये हमारा तनाव। तनाव हमेशा आता है जब भी हमारी कोई रस्सी हो, डोरी हो, तार हो, ठीक है। यहाँ अगर हम इसका एफबीडी बनाएंगे तो कैसे, एक और चीज देखो, ये पिंड सतह पिंड पे लगा रही है प्रतिक्रिया बल ऐसे, पिंड सतह पे प्रतिक्रिया बल लगा रहा है नीचे की तरफ को ऐसे। पर एफबीडी में जो हमारा बल निर्देश आरेख है उसमें हम केवल वो बल दिखाएंगे जो कि पिंड पर लग रहे हैं। अब ये m द्रव्यमान का पिंड है, इसका बना दो भाई, m, नीचे की ओर क्या लग रहा है mg, ऊपर की ओर क्या लग रहा है प्रतिक्रिया, पीछे की ओर क्या लग रहा है घर्षण बल। तो ऐसे हम बनाएंगे अपने एफबीडीज। तो चलिए अब न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले हमेशा ध्यान रखो, जब आपका न्यूमेरिकल आप पढ़ो और उसमें आपको या तो लिखा होगा या उसकी भाषा से आपको समझना होगा कि जो आपका निकाय है, निकाय मीन्स जो पूरा का पूरा आपका सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में है, उसमें कोई गति नहीं है। हमने शुरू में भी आपको बताया था a बराबर 0 होने का मतलब क्या है कि वो इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था में है। तो जब हम न्यूटन का नियम लगाएंगे तो हमारे दो लगेंगे, एक एफ नेट क्या हो जाएगा, लगने वाला कुल बल, परिणामी बल 0 होगा और हम उसका सदिश योग लेंगे। सदिश योग मीन्स दिशा के साथ। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका यूपी बोर्ड 2014 में आया हुआ है। इसमें इन्होंने कहा 0.3 किलोग्राम का एक पिंड छत से एक हल्की डोरी से बंधा है और 0.7 ग्राम का पिंड एक दूसरी हल्की डोरी से पहले पिंड से बंधा है। दोनों डोरियों में तनाव बलों का परिकलन कीजिए और इन्होंने हमें दिया है गुरुत्वीय त्वरण g कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से बल लग रहे हैं, ठीक है। इस पे देखो, इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है mg, इसे अगर हम m1 मान ले, इसे m2 मान ले तो इस पे क्या लग रहा है m2g। इस पे नीचे की ओर कौन सा बल लग रहा है, हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर m1g। अब और कौन सा बल लग रहा है, ये हमारा इस डोरी से जुड़ा हुआ है। तो इस कांटेक्ट पॉइंट पे आपका जो तनाव लग रहा है किस डायरेक्शन में होगा, लेटो या और मुक्का ऊपर की ओर, ये डायरेक्शन। इसे हमने क्या दिया, ये पहली डोरी है, ये दूसरी डोरी मान रहे हैं तो T2 बोल दिया, ठीक है। अब इस पे देखो, एक कांटेक्ट पॉइंट ये है रस्सी का, एक कांटेक्ट पॉइंट ये है रस्सी का। तो इस कांटेक्ट पॉइंट पे क्या होगा, जब आप यहां लेटोगे मुक्का कैसे आएगा, नीचे की ओर T1, यहां लेटो सी, मुक्का कैसे जाएगा ऊपर सीधा, ये आपका हो गया T1। तो ये तो हमें लगे कि जो टोटल हमारे बल इस पे लगे हुए थे। अब क्योंकि ये लटका हुआ है साम्य अवस्था में, हिल नहीं रहा है, ठीक है। तो अब पहले हम इसका क्या बनाएंगे एफबीडी। 0.3 ग्राम के लिए बनाओ पहले एफबीडी। तो इसका एफबीडी क्या हो जाएगा डॉट 0.3 ग्राम, या m1 के लिए कौन कौन से बल लग रहे हैं, नीचे की तरफ लग रहा है m1g, इस पे ही नीचे की तरफ लग रहा है कौन सा T1 और ऊपर की तरफ कौन सा लग रहा है, सॉरी ये रस्सी सेकंड है ना T2, नीचे की तरफ लग रहा है T2, ऊपर की तरफ लग रहा है T1। इसके लिए एफबीडी बनाओ तो क्या बनेगा, ये डॉट से दिखाएंगे 0.7 ग्राम, यह हमारा m2, नीचे की तरफ को क्या लग रहा है m2g, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है इस पर T2 तनाव, T2 तनाव। अब इनसे हम अपनी इक्वेशंस लिख सकते हैं। साम्य अवस्था में होने का मतलब क्या है, एफ नेट 0 होगा, जितने भी लगे हुए बल हैं उनका योग 0 होगा। तो कौन कौन से बल लगे हुए हैं, देखो T1 नीचे की तरफ, हमेशा कैसे लिखो, ऊपर वाले बल बराबर नीचे वाले बल, भाई एफ नेट तभी तो 0 जाएगा ना, ऊपर वाले बल बराबर नीचे वाले बल।
दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो T1 बराबर T2 प्लस M1G। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। M1 हमें पता है कितना है 0.3। T2 को अगर हम इधर ले आए तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2 बराबर 0.3 गुणा 10 3। T1 माइनस T2 3। इक्वेशन 1 यहाँ लिख दो। अब दूसरे एफबीटी से देखो कौन सा, ऊपर की तरफ को T2, नीचे की तरफ को M2G। तो हम क्या लिख देंगे, T2 बराबर M2G। M2 का मान 0.7, G का मान 10 7। तो T2 कितना हो गया 7। आंसर तनाव दूसरी डोरी में आ गया हमारा 7। पहली डोरी के लिए निकालो फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 T1 माइनस T2 बराबर 3। T1 बराबर 3 प्लस T2 कितना हुआ, T2 का मान 3, T2 है हमारा 7, 3 प्लस 7, तो T1 आ गया 10। आंसर ओके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में इन्होंने हमें दिया कि हमारा निकाय कुछ ऐसे है, ये ऐसे है, ये यहां से जुड़ा है और फिर आपका एक यहां से जुड़ा है। इसमें इन्होंने कहा यहाँ पे जो ये कोण बना रहा है ये है 60 डिग्री और 2 kg का आपका पिन है। दोनों रस्सियां आपकी अलग अलग हैं। इन्होंने पूछा है कि दोनों रस्सियों में तनाव क्या होगा और निकाय हमारा साम्य अवस्था में है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस पे बल देखेंगे कौन कौन से लग रहे हैं। ठीक है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है 2G, mg होगा ना 2G। ये इसे रस्सी 1 मान लो, इसे रस्सी 2 मान लो। तो इस पॉइंट पे हमेशा किस पे देखेंगे, पिंड पे लगने वाले बल। तो यहां तनाव T2 लग रहा है, यहां तनाव आपका T1 लग रहा है। अब इसका एफबीडी बनाओ तो क्या होगा, इसका एफबीडी कुछ ऐसा बनेगा ना 2 kg के लिए इधर की ओर T1, इधर की ओर 2G और इधर की ओर आपका सॉरी ये है आपका T2, इधर की ओर आपका T1। अब बलों का नेट बल को आप 0 कैसे लिखते थे, जब वो x और y में ऊपर और नीचे हो, पर यहाँ तो एक तिरछा है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ये 60 है, अगर मैं यहाँ लाइन खींच दूं तो ये भी तो 60 ही होगा ना। ठीक है ना, अगर ये x और y एक्स ले लूं, इन्हें ऐसे बना दो, घटक कर देने हैं हमें, बस इतना ध्यान रखो, घटक कर देने हैं। ठीक है, आमने सामने वाले विपरीत दिशाओं वाले बलों को ही हम लिख सकते हैं। तो हमेशा अगर कोई बल किसी दिशा में है, किसी कोण पे है, तो हमें उसके घटक करने होंगे। ये 60 तो ये भी 60, तो यहाँ क्या हो गया 60। ठीक है, तो इधर दिशा में क्या आ गया आपका T1 cos 60, इस दिशा में क्या आ गया आपका T1 sin 60। अब चलो इक्वेशन लिख दो। अब ये तो घट गया हमारा, हमने इसके घटक ले लिए। तो T2 बराबर T1 sin 60, T1 cos 60 बराबर 2G। दो इक्वेशन बन गई, T1 cos 60 बराबर 2G। G हमें इन्होंने दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसे रखोगे तो कितना हो जाएगा 20। इक्वेशन 1। ये थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। cos 60 का मान क्या होगा 1/2, सो T1 बटे 2 बराबर 20, सो T1 बराबर 40 न्यूटन, 40 न्यूटन आपका आंसर। यहां से देखो T2 बराबर T1 साइन 60, T1 कितना है 40, साइन 60 का माइनिंग √3/2, 2 से 2 कटा 20, 20√3 न्यूटन T2 आंसर। बहुत सिंपल है। अगर आपको ये एक बार एफबीडी बनाना आ गया तो बस एक दूसरे के आमने सामने वालों को बराबर रख दो और आपका सीधा आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा एचसी वर्मा से है। इसमें इन्होंने कहा द्रव्यमान m की एक वस्तु 2 डोरियों से बांधकर लटकाई गई है। डोरियां क्षैतिज से अल्फा तथा बीटा कोण बनाती हैं। डोरियों में तनाव ज्ञात करें। और ये लटकाई हुई है तो ये साम्य अवस्था में है। अब इन्होंने कहा 2 डोरियों से है तो दोनों डोरियां अलग अलग हो गई। सबसे पहले तो देखो इस पे बल कौन कौन से लग रहे हैं। इसे अगर हम पहली डोरी मान लें तो इस जगह पे कौन सा तनाव लग रहा है T1, इधर T2, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा mg।
बना दो। FBT कैसे बनेगा, m, ये हमारा m द्रव्यमान, नीचे की तरफ क्या लगा है mg, ये क्षैतिज से रेखा है T1, इधर T2 लग रहा है किस कोण पे, अल्फा पे, इधर T1 लग रहा है किस कोण पे, बीटा पे, और ये हमारा क्या है m। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसके हमें घटक निकालने। हमेशा ध्यान रखो जितने भी बल लगे होंगे उन सब की दिशा एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए, या दिमाग में ये बैठा लो जितने भी बल लगे हैं वो या तो x अक्ष के अनुदिश हो या वो y अक्ष के अनुदिश हो, मीनिंग वो ऐसे हो, x में हो, प्लस में, माइनस में, y में हो, प्लस में, माइनस में, बीच में कहीं नहीं होने चाहिए। तो जब भी किसी कोण पे कोई बल हो तो उसके घटक कर दो सबसे पहले तो, ठीक है। तो इसके घटक क्या हो जाएंगे T2 के, इधर हमारा हो जाएगा T2 cos अल्फा, इधर हमारा हो जाएगा T2 sin अल्फा। इसके क्या हो जाएंगे, इधर हमारा हो जाएगा T1 cos बीटा, इधर क्या हो जाएगा T1 sin बीटा। ठीक है, तो अब हमें इनकी तो कोई जरूरत नहीं रही, मिटा दो यहां से, क्यों फालतू में झंझट देखना है। सिंपल डायग्राम हो गया हमारा, ये हो गया जी अब हमारा डायग्राम। लिख दो तो इक्वेशंस, पहले ये ले लेते हैं। तो क्या होगा ये T2 sin अल्फा प्लस T1 sin बीटा बराबर mg, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या हो गई, T1 cos बीटा बराबर T2 cos अल्फा। अब इन इक्वेशंस के मान रखने के लिए कोई सी में से आप कोई सी भी इक्वेशन रख दो। तो मान लो अगर हम ये वाली रखते हैं, यहां से T1 का मान निकाल दो। T1 क्या हो जाएगा T2 cos अल्फा बटे cos, तो T1 का मान ये यहां रख दो, क्या आ जाएगा हमारे पास T2 sin अल्फा प्लस T1 की जगह T2 sin बीटा cos अल्फा बटे cos बीटा बराबर mg। अब cos बीटा को इधर ले जाओ, T2 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा sin अल्फा cos बीटा cos अल्फा sin बीटा बटे cos बीटा बराबर mg। cos बीटा को इधर ले जाएंगे, तो ये हमारा हो गया cos बीटा। अब अगर इस पे ध्यान दो, sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा, sin है cos b प्लस cos है sin b, sin a प्लस b का फॉर्मूला हो गया। तो हम यहाँ पे क्या ले देंगे T2 sin अल्फा प्लस बीटा बराबर mg cos बीटा, T2 बराबर mg cos बीटा बटे sin अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा हो गया तनाव T2। ठीक, अब निकालो T1, T2 का मान यहां रख दो, T1 आ जाएगा सिंपल हमारा। तो T1 क्या हो जाएगा, T1 बराबर T2 का मान क्या है mg, इसमें डाल दो cos बीटा बटे sin अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा बटे cos बीटा, cos अल्फा बटे cos बीटा, दोनों कैंसिल। तो T1 क्या मान क्या आया mg cos अल्फा बटे sin अल्फा प्लस बीटा, आंसर करेक्ट। सी इट्स वेरी सिंपल, कुछ नहीं है, बस ये अगर आप बना जाओ। एक और बात बच्चों, कुछ बच्चों के पास अगर आपके पास HC वर्मा बुक है तो आपको लगेगा कि आंसर गलत है, उल्टे आ रहे हैं। T2 का तो cos अल्फा आ रहा है, T1 का cos बीटा आ रहा है। तो उसका रीजन ये है क्योंकि उन्होंने इसे T1 माना है यहाँ पे और यहाँ पे इसे T2 माना है। ठीक है, तो हमेशा अपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, चीजों को रटो नहीं। आप कुछ भी कहीं भी लिख दो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका आंसर करेक्ट होगा ही होगा। अब कुछ बच्चों को थोड़ा अजीब लगेगा, पर जब मैं पढ़ती थी तो मेरी हमेशा आदत थी, जैसे अभी हमने जो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करा तो मुझे लगता नहीं था कि न्यूमेरिकल सॉल्व करा अगर आपका जो आंसर है वो नंबर्स में नहीं आ रहा, आंसर आपका कुछ लेटर्स में ही आ रहा है,
तो उतना मजा नहीं आता, फील सी नहीं आती। तो अगर इसी न्यूमेरिकल्स को हम इसे नंबर्स दे दें कुछ, ठीक है, नंबर्स देने का मीनिंग है, तो ये कोण हमारा ले लिया उन्होंने 53 डिग्री ले लो, ये ले लो 37 डिग्री, कोई भी कोण बना के कर लो जो आपका मानो, आप 30-60 से कर लेना, 45-45 से कर लेना। एम को क्या बोल दिया, 5 kg का पिंड है, तो नीचे की तरफ को कितना बल लगेगा, mg 5g, करेक्ट। तो अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं। अगर हम इसका एफबीडी बनाएं तो क्या होगा, ये लगा लो यहाँ पे, ये 5 kg, करेक्ट, नीचे की ओर क्या लगेगा 5g, ये दिख तो रहा है ना, कलर बहुत हल्का है ये, 5g। अब क्षैतिज के साथ आपके कोण बने हुए हैं 53 और ये 37। इधर आपका लगा है T2, इधर आपका लगा है T1। तो अब इसके करेंगे तो क्या आएगा, इस दिशा में आएगा T1 cos 37, इस दिशा में आ जाएगा आपके पास T1 sin 37। इधर लगाओगे T2 cos 53 और इधर लग जाएगा आपका T2 sin 53। तो अब हमें x और y अक्ष के अनुदिश मिल गए सारे, तो इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, ऐसे हटा दो। अब हम डायरेक्ट अपनी इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है ना। अब इसमें एक काम और कर लेते हैं, ये सॉल्व कर लेते हैं, sin 37 sin 53 इन सबका मान क्या हो। तो हमें पता है, बहुत बार बता चुके कौन कौन से कोण होते हैं, ये 3 4 5 का होता है हमेशा, करेक्ट। ये 53 है तो ये 4 होगा, ये 3 और ये 5। 37 में आपका क्या हो जाएगा, ये 3 ये 4 ये 5, 37 डिग्री, ठीक है। इक्वेशन लिखेंगे अगर हम, T1 cos 37 बराबर T2 cos 53। एग्जाम्पल पहला हो गया T1 cos 37 बराबर T2 cos 53, करेक्ट। इनके मान रख लो, फिर से इसमें एक और चीज बना लो, लल्लू आम लाया कहो कैसे आया, साइन cos 10। तो cos कितना है, आधार बटे कर्ण 37 है, 37 का आधार बटे कर्ण 4/5, T1 4/5 बराबर T2 cos 53 यहाँ है, आधार बटे कर्ण 3/5, 3/5, 5 से 5 कैंसिल, सो 4T1 बराबर 3T2, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन देखो, ये है T1 sin 37, T1 sin 37 प्लस ये भी ऊपर की तरफ कोई है T2 sin 53 बराबर 5G। G अगर इन्होंने हमें दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 50, करेक्ट। T1 sin 37 का मान, साइन क्या है, लंब बटे कर्ण, 37 ये है, लंब बटे कर्ण 3/5 प्लस T2 sin 53 लंब बटे कर्ण 4/5 बराबर 50, 5 गुणा 10 50, 5 इधर गया, 3T1 प्लस 4T2 बराबर 5 किस में गुणा 25, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से मान रख दो, अगर हम T1 रखें तो T1 क्या होगा 3/4 T2 रख दो, 3 गुणा 3/4 T2 प्लस 4 T2 बराबर 250, करेक्ट। इसे इधर ले जाओगे 16 हो जाएगा, इधर ले जाओ फिर 9T2 प्लस 16T2 बराबर 25 चौका 100, 1000, 16 प्लस 9 25, 25 T2 बराबर 1000, इससे ये कटेगा कितनी बारी, 25 चौका 100, 40 बारी। तो हमारे पास T2 कितना आया, T2 आया 40। तो यहां से सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या है, T2 इक्वल्स टू 40 न्यूटन, आंसर। T2 का ये मान यहां रख दो, सो 4T1 बराबर 40 इंटू 3 10 12, तो T1 कितना हो गया 30 न्यूटन, आंसर। तो ऐसे हम सिंपली अपना दोनों डोरियों में तनाव हमारा 30 न्यूटन और 40 न्यूटन। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखने से पहले हम देख लेते हैं कि आनत तल पे कोई पिंड रखा है,
तो उसमें जो हमारे बल होंगे उनके घटक हम कैसे करेंगे। तो ये हमारा आनत तल है, इसके ऊपर ये m द्रव्यमान का एक पिंड रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमेशा हम क्या कहते थे, गुरुत्व बल हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर नीचे सीधा लगेगा, ठीक है। तो इसमें जो गुरुत्व बल है, अगर आपने ऐसे दिखा दिया तो सब गड़बड़। पृथ्वी यहाँ है, पृथ्वी का केंद्र यहाँ है, तो इधर को ऐसे लगेगा, तो इसमें गुरुत्व बल कैसे लगेगा, ये हमारा गुरुत्व बल mg लगेगा, ठीक है। दूसरा बल कौन सा लगेगा इस पे, तो हमेशा ध्यान रखो, ये दूसरा बल कौन सा लगेगा, प्रतिक्रिया। और प्रतिक्रिया क्या होता था, दो सतह, ठीक है। तो इस पिंड पे ये वाली सतह प्रतिक्रिया लगाएगी, और प्रतिक्रिया बल हमेशा लंबवत बल होता है। तो इस सतह के लंबवत लगाएंगे तो कैसे दिशा हो जाएगी, ये। तो ये लग गया आपका प्रतिक्रिया बल। अब हमने क्या कहा कि हमारे बल या तो एक्स अक्ष के अनुदिश हो या वाई अक्ष के अनुदिश हो। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो ये हमारा mg है, जो गुरुत्व बल है, जब भी आनत तल के न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके घटक निकाल लेते हैं हमेशा। तो चलिए घटक निकालते हैं। अगर इन्होंने ये कोण हमें थीटा दिया, ठीक ठीक, ये कोण हमारा कितना हो गया भाई, सीधी रेखा के तो लंबवत ही होगा ना, ये 90 हो गया, तो ये कितना बचा 90 माइनस थीटा, करेक्ट। अगर ये सीधी रेखा में खींचू यहां पे, तो ये कितना हो जाएगा भाई, इससे ये तो 90 बनाना है ना, मैं ये सीधी है लंबवत, इसके लंबवत है ये, तो ये टोटल 90 बनाना है, ये टोटल 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया थीटा। तो अब mg के बनाओ घटक, इसके अनुदिश क्या हो जाएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा, और इधर की तरफ को कौन सा आ जाएगा mg sin थीटा। तो अब हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। तो हमारी जो x अक्ष थी वो हमने ये वाली न लेके कौन सी मान ली, ये मान ली अक्ष हमारी। अब अगर मैं इस FBD को सीधा करके बनाऊं तो कैसे बनेगा, यहाँ पे ये m है, क्या लग रहा है प्रतिक्रिया बल, ऊपर की तरफ n, प्रतिक्रिया का अपोजिट डायरेक्शन क्या है mg cos थीटा, mg cos थीटा। इस डायरेक्शन में कौन सा प्रतिक्रिया का ये लंबवत mg sin थीटा। तो या तो आप ऐसे याद रख लो, या आप हमेशा याद रखो कि जब भी आपका आनत तल पे होगा तो mg cos थीटा प्रतिक्रिया के विपरीत दिशा में लंबवत लगेगा। ये आपका FBD बनेगा इन तीनों का, हमेशा याद रख लो, या जब आप न्यूमेरिकल्स पे न्यूमेरिकल्स करते चले जाओगे आपके दिमाग में बैठ जाना है, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं इसका न्यूमेरिकल। हमेशा ध्यान रखो mg cos थीटा, तल के अनुदिश आएगा mg sin थीटा, और तल के लंबवत mg cos थीटा। इस न्यूमेरिकल हमारा फिर से HC वर्मा से है। इसमें इन्होंने कहा एक घर्षण रहित आनत तल के किनारे पर बंधी एक चिकनी घिरनी पर से एक नगण्य भार वाली रस्सी जाती है। देखो इन्होंने नगण्य भार बोल दिया है, रस्सी को भारहीन बोल दिया है। तो क्या दिया है इन्होंने, ये दिया है, ये एक आनत तल है और यहाँ पे एक घिरनी लगी हुई है, यहां से एक पिंड बंधा हुआ है, फिर वो रस्सी से ऐसे बंधा हुआ है इसके ऊपर से ये, और फिर यहाँ पे एक पिंड बंधा हुआ है। इन्होंने कहा कि जो ये रस्सी है, ये रस्सी हमारी नगण्य भारहीन है, तो इसका मतलब हम सारी डोरी एक ही लेंगे, ठीक है, तनाव समान होगा। रस्सी के एक छोर से m1 द्रव्यमान की एक वस्तु बंधी है, ये हमें दे दिया इन्होंने m1, दूसरे छोर से m2 द्रव्यमान की वस्तु बंधी है। दोनों वस्तुएं स्थिर हैं मीनिंग साम्य अवस्था में है। आनत तल का क्षैतिज कोण थीटा, आनत तल का क्षैतिज कोण थीटा तथा तल द्वारा m1 द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगता बल निकाले। इन्होंने हमें क्या कहा, तल द्वारा m1 वस्तु पर लगता बल, तल से m1 पे कौन सा बल लगेगा, प्रतिक्रिया बल। करो तो भाई शुरू। तो यहां क्या लगेगा इसमें m, और अब सीधे लिख रही हूं मैं, यहां क्या आ जाएगा mg cos थीटा, इधर क्या आ जाएगा mg sin थीटा, करेक्ट। डोरी है तो इस बिंदु पे क्या लगेगा, इधर की तरफ t, क्योंकि समान डोरी है सारी। अब इस पे लगाओ क्या लगेगा
m2g और इधर की तरफ को क्या लगेगा t। यहाँ क्या हो जाएगा mg नहीं m1g। पिंड हमारा m1 है ना, द्रव्यमान m1g। fbd बनाओ, 2 fbd बनेंगे क्योंकि 2 पिंड है आपके पास। तो कौन कौन से बनेंगे, पहले इसका बना लेते हैं। क्या बनेगा, ऊपर की तरफ को प्रतिक्रिया, नीचे की तरफ को m1g cos थीटा, इस डायरेक्शन में कौन सा है t1, इस डायरेक्शन में कौन सा है m1g sin थीटा। इस पे ये हमारी हुई m1 के लिए। अब m2 के लिए क्या होगा, ये m2 है, m2 पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है m2g, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है t। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन लिखे, पहले इससे लिखे तो क्या होगा t बराबर m2g, t बराबर m2g इक्वेशन 1। इससे लिखो n बराबर m1g cos थीटा, सॉरी कैपिटल N। बुक्स में ये अगर r भी लिखा है प्रतिक्रिया या विलंबित बल तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ बुक्स में p भी लिखा होता है। n मीन्स नॉर्मल, r मीन्स आपका प्रतिक्रिया बल भी बोलते हैं। अभिलंब बल बोलेंगे तो नॉर्मल फोर्स, प्रतिक्रिया बल बोलेंगे तो रिएक्शन फोर्स, और p से भी क्या आता है परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, तो कुछ भी आप ले सकते हो। n बराबर m1g cos थीटा, m1g cos थीटा इक्वेशन 2। t1 बराबर m1g sin थीटा, सॉरी t है ना, t बराबर m1g sin थीटा। तो इन्होंने हमें क्या क्या निकालने को बोला है, थीटा क्या होगा और n क्या होगा। सबसे पहले थीटा निकाल दो यहां से और यहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, समीकरण 1 व 2 से t बराबर m2g और t बराबर m1g sin थीटा। इसका मतलब m2g बराबर m1g sin थीटा हो गया। ठीक है ना, कितना मैथ्स तो आता है भाई, g sin थीटा, g से g कट गया, m2 बटे m1 बराबर sin थीटा। तो थीटा कितना आ गया, साइन इनवर्स m2 बटे m1 आंसर। ये हुआ आपका थीटा। अब निकालना है हमें प्रतिक्रिया n कितना होगा, तो उसके लिए पहले हमें थीटा चाहिए, थीटा हम यहां रखेंगे। ठीक है, तो चलो इसे करते हैं। तो हमें क्या मिला था, साइन थीटा कितना था m2 बटे m1। अब इस इक्वेशन को देखो, n बराबर m1g cos थीटा, पर हमारे पास साइन थीटा है तो इसके दो तरीके हैं। या तो आप साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे लल्लू आम लाया, कहो कैसे आया, लंब बटे कर्ण। तो अगर आप एक त्रिभुज बना लो, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है m2, कर्ण क्या है m1, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर। करेक्ट, तो या तो आप इससे लिख लेना। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, cos थीटा और sin थीटा में क्या रिलेशन होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो cos थीटा क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इससे कर लो, इससे कर लो, दोनों से सेम आंसर आएंगे। ठीक है, तो हम ये वाला कर लें तो n बराबर क्या हो जाएगा m1g अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos थीटा की जगह मैंने अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा रख दिया। m1g अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा कितना है हमारे पास m2 बटे m1, m2 बटे m1 का होल स्क्वायर आंसर। करेक्ट। अगर हम इससे करना चाहें, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ट्राई करते हैं। cos थीटा हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, अंडर रूट m1 माइनस m2 स्क्वायर बटे m1 होगा। ठीक है, तो cos थीटा का मान निकालो भाई, क्या होगा यहां से आधार m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर बटे m1। अगर मैं इसमें से m1 स्क्वायर कॉमन ले दूं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे m1 स्क्वायर 1 माइनस m2 बटे m1 का होल स्क्वायर बटे m1। ये m1 बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा m1 अंडर रूट 1 माइनस m2 बटे m1 का होल स्क्वायर बटे m1। ये कैंसिल दोनों, तो cos थीटा का मान क्या आ गया
cos थीटा इज अंडर रूट 1 माइनस m2 बाई m1 होल स्क्वायर। ये वैल्यू आप यहां रख दो तो क्या आंसर आ जाएगा, m1g 1 माइनस m2 बटे m1 होल स्क्वायर अंडर रूट न्यूटन। आंसर इतना आपका अभिलंब बल। तो पहली विधि से भी यही आया, सेकंड से भी यही आया। आपकी मर्जी, आप कोई भी कॉन्सेप्ट लगा के अपना आंसर निकाल सकते हो। चलिए, ये एनसीईआरटी से एग्जांपल है आपका। इसमें इन्होंने कहा 6 किलोग्राम सहित के किसी पिंड को छत से 2 मीटर लंबी डोरी से जोड़ा जाता है। अब डोरी के मध्य बिंदु पर, जैसे चित्र में उन्होंने दिखाया, उन्होंने 50 न्यूटन का बल लगाया है। साम्यावस्था में डोरी ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बनाती है? डोरी के संहित को नगण्य मानिए। तो इसमें देखो क्या है, इन्होंने पूछा है कि ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बनाती है, ये थीटा कितना है, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ कौन कौन से बल लग रहे हैं। एक तो ये नीचे की ओर लगेगा 6G, ठीक है। ये डोरी यहाँ पे भी बीच में बल लग गया, तो यहाँ तनाव अलग, यहाँ तनाव आपका अलग हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे तनाव T1 मान लूं तो इस बिंदु पे कैसे लगेगा, ऐसे, ठीक है ना। बाहर की ओर मुक्का मार दो, यहाँ आप लेटे हो, मुक्का मारोगे सीधा आउटवर्ड्स की डायरेक्शन में। यहाँ पे इस बिंदु पे लगेगा T2, इस बिंदु पे इस डोरी के लिए लगेगा नीचे की तरफ को T2, करेक्ट। अगर अब आप इसके FBD बनाओ तो क्या क्या बनेंगे, पहले इसका बनाओ। इसका क्या बन जाएगा, 6 kg के लिए नीचे की तरफ को 6G और ऊपर की तरफ को T2। इसके लिए बनाओ, इधर की तरफ को 50 न्यूटन, नीचे की तरफ को T2, और ये ऊपर से थीटा कोण पे हमारा लगा हुआ है T1 थीटा। तो इसके घटक क्या हो जाएंगे, यहां हो जाएगा T1 cos थीटा, यहां हो जाएगा T1 sin थीटा। तो इसे हटा दो। चलो अब इक्वेशंस लिखो, पहले इससे लिखते हैं। T2 बराबर 6G, T2 बराबर 6G, G इन्होंने हमें 10 दिया है, तो यहाँ कितना हो गया 60 हो जाएगा। तो T2 का तो आंसर आ गया हमारे पास 60। अब इससे लिखो क्या है, T2 बराबर T1 cos थीटा एंड T1 sin थीटा बराबर 50 न्यूटन। ये बराबर ये, करेक्ट। अब T2 आपका कितना है 60 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 2 3। अब कौन सी इक्वेशन से लिख रहे हैं, समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, करेक्ट। तो क्या होगा, 60 यहां रख दोगे तो T1 cos थीटा बराबर 60 हो गया। ये हमारी आ गई नई समीकरण 4। इन्होंने हमें पूछा है कि थीटा क्या है, ये बताना है। तो इन इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें 3 और 4 को, तो हम बता सकते हैं थीटा क्या होगा। नाउ इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 4, तो 3 क्या है हमारे पास, T1 sin थीटा बटे T1 cos थीटा बराबर 50 बटे 60। T1 से T1, 0 से 0, sin थीटा बटे cos थीटा क्या हो गया, tan थीटा बराबर 5 बटे 6, और थीटा बराबर आपका क्या हो गया, tan इनवर्स 5 बटे 6 आंसर। ठीक है, तो जरूरी नहीं वो हमेशा बल ही पूछे, वो आपसे कोण भी पूछ सकता है। नेक्स्ट टाइप की हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखो, मीन्स एक पिंड के ऊपर दूसरा पिंड रखो, ऐसे, ये M1 ये M2। तो इसमें लगे हुए बल कैसे निकालेंगे, उसके लिए तो सबसे पहले देखो M2 पे देखो कौन कौन से बल लग रहे हैं। एक तो आपका क्या लग रहा है, भार लग रहा है नीचे की तरफ को गुरुत्वीय बल। दूसरा इस सतह के द्वारा लग रहा है बल, प्रतिक्रिया बल, ये हमने इधर दिखा दिया। M2 है तो इसे N2 बोल दिया हमने, ठीक है। अब इस पे देखो कौन कौन से लग रहे हैं। इस पे नीचे की तरफ को क्या लग रहा है, M1G। इस पिंड की वजह से इस पिंड पे क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ को आपका N2, सॉरी इस पिंड से इस पे लग रहा है आपका, नाम हमने दे दिया N1,
इसमें एक और चीज देखो, जो ये हमारा नीचे वाला बॉक्स है, इस पे ये दोनों भी तो टच हो रहे हैं ना, तो इसकी सतह की वजह से भी तो इस पे एक प्रतिक्रिया बल लगेगा। अब वो कौन सा लगेगा, जितना ये लगा रहा है उतना ही ये भी लगाएगा, तो इस पे नीचे की तरफ कौन सा लगेगा, N1। तो अगर आप इसका FBD बनाओगे तो क्या होगा, M1 के लिए क्या होगा, M1 के लिए नीचे की तरफ को लग रहा है M1G, ऊपर की तरफ को लग रहा है N1 और M1 के लिए। इसमें इन्होंने हमें कहा कि हमारे पास दो बॉक्स हैं, एक 10 kg का है और उसके ऊपर एक 5 kg का है। इन पर लगने वाले अभिलंब बल हमें निकालने हैं, क्या होंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से बल लगे हैं। तो देखो इस पे एक नीचे की तरफ को लग रहा है पहले 10G, इस सतह की वजह से ऊपर की तरफ को लग रहा है, नाम हमने दे दिया N1, ठीक है। अब इस बॉक्स पे, इस बॉक्स की वजह से एक लग रहा है नीचे की तरफ को, नाम हमने दे दिया N2। इस बॉक्स पे कौन कौन से बल हैं, इस बॉक्स की वजह से इस बॉक्स पे लग रहा है, भाई दो सतहें जो टच होती हैं, हमने क्या बताया था अभिलंब बल में, दोनों सतह। बच्चों अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज इससे पहले वाली वीडियो देखो, ठीक है, उसमें बिल्कुल क्लियर आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया, सारे कंफ्यूजन दूर होंगे। तो क्या बताया था, जब दो सतह एक दूसरे को टच करती हैं तो दोनों एक दूसरे पे अभिलंब बल लगाती हैं और बराबर लगाती हैं। तो ये बक्सा जितना इस पे लगा रहा है उतना ही ये बक्सा इस पे भी लगाएगा। तो अब इस बक्से पे भी हमारा क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ को बल N2, और इसका एक नीचे की तरफ को भी तो है ना, ये 5G, करेक्ट। तो अब अगर आप इसका FBD बनाओगे तो FBD क्या बनेगा, सबसे पहले इसका बनाओ ऊपर वाले का, इस पे एक ऊपर की तरफ को लग रहा है N2 और नीचे की तरफ को लग रहा है 5G, 5 kg वाले का। नीचे वाले का बनाओ 10 kg का, नीचे की तरफ कौन सा लग रहा है 10G, एक और लग रहा है इस पे, इसी बॉक्स पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है N2, नीचे की तरफ क्या लग रहा है N2। FBD में ऐसे दिखा देते, जरूरी नहीं दोनों टच करके दिखाओ। ऊपर की तरफ को क्या लग रहा है N1। तो अब हमें ये बल निकालने, पहले इससे देखो N2 बराबर 5G, N2 बराबर 5G, G अगर 10 मीटर प्रति सेकंड है तो अभिलंब बल सतह के द्वारा बड़े बक्से पे लगा, सॉरी, जो ये अभिलंब बल है दोनों बक्सों के द्वारा जो एक दूसरे पे लगाए गए अभिलंब बल है, उनका मान क्या है 50 न्यूटन, आंसर। अब N1 का मान निकालो, तो इससे करेंगे तो क्या आएगा, N1 बराबर ये दोनों दूसरी दिशा में N2 प्लस 10G, करेक्ट। N2 कितना है आपका 50, 10G क्या हो जाएगा 100, तो 150 न्यूटन। N1 हो गया आपका 150 न्यूटन, आंसर। तो जितने पॉसिबल न्यूमेरिकल्स हमारे हो सकते थे, साम्य अवस्था में जितने भी पिंड रखे हों उनका करने की कोशिश हमने करी है। बाकी आपको जो भी मिले करने की कोशिश करो। इसमें ही देखो, ये जरूरी थोड़ा ना दो बक्से ही हो, अगर वो ये कहते एक बक्सा ये है, एक बक्सा ये है, एक बक्सा ये है, इन पे बताओ अभिलंब बल कैसे कैसे होंगे, तो क्या हो जाएगा, सबका mg नीचे नीचे की तरफ को। इस बक्से पे कितने अभिलंब बल लगेंगे, एक तो सतह के द्वारा, एक तो सतह के द्वारा लगेगा ऊपर को, और एक इस बक्से द्वारा लगेगा नीचे को। इस बक्से पे कौन कौन से अभिलंब बल लगेंगे, एक तो इसके द्वारा लगेगा, अगर मैं ये N1 सतह द्वारा लगा बल N2 मान लो, ठीक है। इस बक्से पे ये दोनों सतह टच हो रही है, ठीक है ना, तो नीचे की तरफ को बल, अब नीचे वाले से ऊपर की तरफ को लगेगा N1, फिर ये बक्सा भी तो है ना, तो इसकी वजह से इस पे लग रहा है अभिलंब बल N3, और इस बॉक्स की वजह से लग रहा है N3। तो ऐसे आपके अभिलंब, तो जरूरी नहीं है दो ही हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, कोशिश करो खुद रख के, बस देखो कौन कौन सी सतह आपस में टच हो रही है। जो सतह आपस में टच हो रही हैं वो एक दूसरे पे अभिलंब बल लगाएंगी। तो इसमें कंफ्यूजन वाली जैसी आपकी कोई बात रही नहीं जाती। तीन पिंड है तो FBD आपके 3 बनेंगे, इक्वेशन आपके पास 3 आ जाएंगी, ठीक है। तो जितने न्यूमेरिकल थे अभी पता बच्चों, सारे न्यूमेरिकल इसी टाइप से आते चले जाएंगे। ये जो फर्स्ट नियम है, फर्स्ट नियम से आपको आइडिया हो जाता है कि बल कैसे कैसे हम लगाते हैं, उनकी दिशा कैसे लगानी है, इक्वेशन कैसे बनेगी, ठीक है। और सारे जितने भी न्यूमेरिकल थे सब हमारे साम्य अवस्था में थे। साम्य अवस्था में मतलब हमने ये चीज लगाई, F नेट जो है
जीरो है। एफ नेट जीरो कब होगा? ऊपर लगने वाले बल नीचे लगने वाले बलों, सॉरी, ऊपर लगने वाले बल नीचे लगने वाले बलों के बराबर होंगे, और आपके राइट हैंड साइड में, राइट को क्या बोलते हैं, सीधी तरफ लगने वाले बल आपके उल्टी दिशा में लगने वाले बलों के बराबर होंगे। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।